हेलो एवरीवन, आज हम लोग पाइथन एडवांस के इनसाइड टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा नमपाई। नमपाई जो लाइब्रेरी है वो एडवांस कंप्यूटेशन के लिए यूज होती है और मल्टी डायमेंशन एरे भी हम नमपाई को बोलते हैं। इसका यूज हम लोग मशीन लर्निंग और डेटा साइंस की जो प्रोफाइल होती है उस पे जो काम करते हैं लोग, वो लोग बहुत हद तक इसको नमपाई को यूज करते हैं। ठीक है, अब नमपाई को अगर मुझे यूज करना है तो उसके लिए जो हमारा सिंटैक्स रहेगा उसके बेसिक स्ट्रक्चर पे हम लोग बात कर लेते हैं। उसके लिए हमें जो सिंटैक्स यूज करना रहेगा उसमें हमें सबसे पहले पाइथन के इनसाइड नमपाई को क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, तो जैसे मान लिया मैं यहाँ पे आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दिख रहा होगा और इस एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो हमने नमपाई को इंपोर्ट कर रखा है। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको सही से सेट कर दूं। हाँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने सबसे पहले इंपोर्ट नमपाई एज एनपी किया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हमने नमपाई मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है और उसका रीनेम कर दिया एनपी। अगर बाद में मुझे नमपाई यूज करना होगा तो मुझे क्या लिखना होगा, एनपी नमपाई की जगह पे हम एनपी यूज कर सकते हैं। अब नमपाई एरे क्रिएट करने के लिए जो हमारा सिंटैक्स रहेगा उसमें हमें np.array और एरे के इनसाइड जो हम एलिमेंट पुट करेंगे वो हमारे एलिमेंट एज ए लिस्ट रहेंगे। करिए आप देख रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने लिस्ट आपको बताया था ना, तो वो चीज है। अगर मुझे ए को प्रिंट करना है तो हम प्रिंट कमांड के इनसाइड इसको लिखेंगे। अच्छा, एक चीज और है, अगर पाइथन में आपको एक एरे क्रिएट करनी है नमपाई के थ्रू तो उसके लिए एक और फंक्शन भी यूज करते हैं हम लोग, अरेंज फंक्शन यूज करते हैं। जैसे हम लिस्ट में रेंज फंक्शन यूज करते थे वैसे यहाँ पे अरेंज फंक्शन है। अरेंज फंक्शन में ध्यान देना, यहाँ पे जो आर है वो एक बार है, डबल आर नहीं है। कई बार लोग जब इसको टाइप कर रहे होते तो अरेंज की जो स्पेलिंग है वो डबल आर यूज कर लेते हैं, जबकि हमें यहाँ पे क्या यूज करनी है, सिंगल आर यूज करनी है। तो np.arrange आप यूज करेंगे तो क्या होगा, वो स्टार्टिंग में 0 से लेके इसको रन कर लेते हैं। रन करने के बाद आप हम लोग आउटपुट इसका देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। ठीक है, तो इसके रन बटन हमें ये है और इस रन बटन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको आउटपुट यहाँ पे मिल जा रहा है। तो यहाँ पे जो आपको आउटपुट दिख रहा है, पहली एक ये एरे ए मिल रहा है और दूसरा आपको ये मिल रहा है। तो अरेंज में जैसे मैंने बताया था 0 से लेकर 12 तक के आपके एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। अगर यहाँ पे आप देखोगे जब लिस्ट प्रिंट होती थी तो लिस्ट के जो एलिमेंट होते थे वो कॉमा से सेपरेट होते थे, जबकि जो नमपाई के जो एरे के ऑब्जेक्ट हैं वो आपके कॉमा से सेपरेट नहीं है। ठीक है, एक ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि जैसे अगर ये दिखने में तो लिस्ट जैसा ही लग रहा है, अगर आप देखोगे तो जैसी लिस्ट है वैसे ही आपका एरे है, लेकिन यहाँ पे इसमें एक मेजर जो डिफरेंस है हम लोग उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, कि इसमें मेजर डिफरेंस क्या है। अच्छा, एक चीज और, जैसे मैंने बताया था ना, किसी भी चीज का अगर मुझे टाइप चेक करना होगा तो टाइप चेक करने के लिए मुझे क्या करना होता था, हमने टाइप के अंदर ए और उसके बाद प्रिंट की इनसाइड अगर हमने लिखा उसके बाद हम रन बटन पे क्लिक करेंगे तो मुझे उसका टाइप पता चल जाएगा। तो टाइप यहाँ पे क्या है, नमपाई एनडी एरे है, इसका ये टाइप हमें यहाँ पे पता चल जा रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ और चीजें देखते हैं थोड़ा सा, और मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा इसको जूम कर दूं जिससे आपको चीजें समझना थोड़ा सा इजी हो जाए, थोड़ी सी क्लियर देखेंगे। आई थिंक अब ये आपको क्लियर दिख रहा होगा। इसको थोड़ा सा छोटा और कर लिया जाए। ठीक है, ओके, अब ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर दिख रही होगी। तो इसमें अब हम एक चीज आपको करने जा रहे हैं कि हमें बेसिक डिफरेंस समझना है कि पाइथन में जो हम नमपाई एरे पढ़ रहे हैं और हमारा जो लिस्ट है दोनों के बीच में जो डिफरेंस क्या है। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक एग्जांपल कर रहे हैं। इस एग्जांपल को थोड़ा सा ध्यान से देखो। हमने लिख दिया है रेंज और रेंज के इनसाइड हमने लिख दिया है 1597। ठीक है, अब रेंज क्या करेगा, 0 से लेके 1596 तक के सारे एलिमेंट क्रिएट करेगा। एल में आपके सेव हो जाएंगे। एल में सेव होने के बाद अगर मैं इन ऑपरेटर से जाके एल में एक एक करके एलिमेंट रीड करूं
और उसको i में सेव करें और उसके बाद फिर हम क्या करें i की पावर 2 करें और उसको LST में सेव करें, तो होगा क्या, इससे हमारे 0 से लेके 1596 तक के सारे एलिमेंट का स्क्वायर मुझे किसमें मिलेगा, लिस्ट में मिलेगा। तो इसको जरा रन कर लेते हैं। रन करने पे आपको ये आउटपुट कुछ इस तरीके से मिल रहा है। इसमें सारा लास्ट नंबर देखेंगे तो आपको 0 से लेके 1596 तक के सारे नंबर्स का स्क्वायर आपको मिल जा रहा है। ठीक है, इजी है। अब दूसरा काम क्या करना है, हमने जैसे रेंज फंक्शन यूज करके हमने लिस्ट क्रिएट की थी, ऐसे ही हमें अरेंज फंक्शन यूज करके हमें एक एरे क्रिएट करना है। तो यहां पे हमने क्या लिखा, एरे फंक्शन हमारा कहां अवेलेबल है, numpy के अंदर है। तो np.arrange और अरेंज के अंदर हमने लिख दिया 1597। अब जब आप इसको रन करोगे तो इससे एक एरे क्रिएट होगी जिसमें जो एलिमेंट होंगे वो 0 से लेके 1596 तक होंगे और वो आपके किसमें से हो जा रहे हैं, ए में से हो जा रहे हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहां पे अगर आप देखोगे तो हम ए के हर एलिमेंट का क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। अब इसको स्क्वायर करने के बाद अगर मैं प्रिंट बी करूं तो प्रिंट बी करेंगे तो हमारे सारे एलिमेंट का स्क्वायर हमें मिल जाएगा और वो क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा और लास्ट तक के सारे एलिमेंट का स्क्वायर होगा। अगर यहाँ पे आप मैच करोगे तो देखो इसमें भी आपके लास्ट नंबर का स्क्वायर क्या आ रहा था, ये आ रहा था, इसमें भी लास्ट नंबर का स्क्वायर यही है। इससे पहले नंबर का स्क्वायर क्या है, ये, और ये यहाँ पे ये जो एक्चुअली में क्या कर रहा है, numpy आपको शॉर्टर वे में दिखा दे रहा है। जिसे डॉट 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 करके लिखा हुआ आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये एरे बहुत बड़ी है और इस बड़ी को, उस एरे को, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें तो काफी ज्यादा होंगे तो उसको उसने शॉर्ट वे में दिखा दिया है। ठीक है, तो ये जो अगर आप इन दोनों का आउटपुट देखेंगे, चाहे हम लिस्ट से करें चाहे हम numpy एरे से करें, दोनों में हमें जो दिखता है वो बिल्कुल सेम दिखता है। तो आप क्वेश्चन दिमाग में आता है कि अगर दोनों में सेम दिख रहा है तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। अगर इसमें हम जो टाइम हमारा एक्सपेंड होगा वो numpy ऑब्जेक्ट में बहुत कम होता है और अगर हम लिस्ट के थ्रू करते हैं तो टाइम हमारा काफी ज्यादा है। तो इसको चेक करने के लिए जैसे सबसे पहले हमने क्या किया, हम सेम कॉन्सेप्ट फिर से रन कर रहे हैं, लेकिन इस बार हम क्या कर रहे हैं, इस लाइन के पहले हमने एक सिंटैक्स लिखा है परसेंटेज टाइम इट। परसेंटेज टाइम इट क्या करता है, इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन रन करने में जितना टाइम लगा है वो हमें मेजर करके मिलता है। ठीक है, तो जैसे इसको मैंने रन किया तो यहाँ पे इसमें एक टाइम कैलकुलेट होके आएगा कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस में कितना हमें टाइम लग रहा। तो यहाँ पे जो मेरे कंप्यूटर में इस चीज को करने में जो टाइम कंज्यूम हो रहा है वो आपका है 5 to 1 माइक्रोसेकेंड। ठीक है, और जिसमें इतना 18 क्या है, 18 का जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हमें मिल रहा है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, इसको जब हम लोग पांडास लाइब्रेरीज और एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस का पार्ट करेंगे तब वहां पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन और ये जो मीन आ रहा है इनके क्या कॉन्सेप्ट हैं और इसको हम कैसे इस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए यहाँ पे अब क्या करते हैं कि सेम जो चीज हमने क्रिएट की थी numpy के थ्रू कर रहे थे उसका भी जरा हम टाइम इट यूज करके एक बार टाइम कैलकुलेट करें। तो ठीक है, ये सिंटैक्स आपके सामने है, इसको मैंने रन किया। जब इसको रन करने में जो यहाँ पे टाइम कैलकुलेट होके आ रहा है वो आपका कितना आ रहा है, 2.12 माइक्रोसेकेंड। अब अगर इसके बीच में डिफरेंस देखोगे तो इसके बीच में अगर देखा जाए तो numpy जो है वो कहीं ना कहीं 250 टाइम फास्ट है एज कंपेयर टू लिस्ट। ठीक है, तो इसलिए जो काम हम लिस्ट से करते हैं वो कहीं ना कहीं हम numpy से भी कर सकते हैं, या numpy से जो काम करते हैं वो लिस्ट में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर लिस्ट से करने जाएंगे तो उसमें जो टाइम कंज्यूम होगा वो आपका काफी ज्यादा होता है। अगर हमें टाइम रिड्यूस करना है तो हम किसको यूज करेंगे, numpy एरे को यूज करेंगे। अब चलिए आपको यहां से तो क्लियर हो गया कि numpy ऑब्जेक्ट जो हैं वो काफी फास्ट हैं और काफी यूजफुल हैं। ठीक है, तो इसके लिए अब हम क्या करना स्टार्ट करेंगे, numpy ऑब्जेक्ट्स को
डिटेल में समझेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हमने लिस्ट पढ़ा था, लिस्ट में हमने सबसे पहले लिस्ट क्रिएट करने के मेथड हमने कवर किए थे, फिर आपको लिस्ट में हमने रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया था, फिर लिस्ट में रीड करने के बाद लिस्ट में मॉडिफिकेशन का पार्ट किया था, ऑपरेशंस का पार्ट किया था, विजुअलाइजेशन का पार्ट, वैसे यहाँ पे करेंगे। तो मान लिया अगर मुझे कोई नंपाई एरे क्रिएट करना है, तो मैंने आपको पहले ही बताया है, कोई भी एरे क्रिएट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, np.array फंक्शन को यूज कर सकते हो, और एरे फंक्शन के इनसाइड अगर आप एलिमेंट कॉमा से सेपरेट एज ए लिस्ट पास करते हैं तो उससे एक एरे क्रिएट हो जाएगी। ऐसे ही अगर मान लिया मुझे यहां पे अगर आप देखोगे तो np.array और इसके इनसाइड हमने कुछ एलिमेंट पुट किए हैं जिससे हमारी एक एरे क्रिएट हो जाएगी। अगर ये लिस्ट की जगह पे, जैसे यहाँ पे हमने जो एलिमेंट पास किए हैं एरे के अंदर वो एज ए लिस्ट पास किए, अगर ये पार्ट आपको केवल देखना है, लिस्ट की जगह पे आप क्या पास कर सकते हो, एज ए टपल भी पास कर सकते हो, और दोनों से आपका जो जनरेट होगा वो एक आपकी एरे होगी। अगर आप देखोगे तो ये एक आपको ए एरे मिल जा रहा है और उसके नीचे बी एरे मिल जा रहा है। चेक करने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ, मान लिया कॉमा करके मैंने 5 लिख दिया, अब इसको 5 के 8 मैंने 6 कर दिया, अब इसको मैं रन कर देता हूँ। ठीक है, तो देख रहे हैं बी, आपको बी भी मिल जा रहा है और ए भी मिल जा रहा है, इजी है। इसका मतलब जो एरे फंक्शन है वो आपका लिस्ट ऑब्जेक्ट भी कंसीडर करता है और टपल भी करता है। ठीक, अब एक चीज और यहाँ पे आपका आता है कि अगर a.ending करेंगे तो हमें उससे क्या मिलेगा कि हमारा जो डेटा सेट है वो कितनी डायमेंशन का है। ठीक है, तो जितनी भी डायमेंशन का हमारा डेटा होगा वो चीज हम यहाँ से a.ending से चेक कर सकते हैं, और इसके बाद इस पर रन बटन पे क्लिक करोगे तो आपको डायमेंशन मिल जा रही है। चाहे आप a की डायमेंशन चेक करें चाहे b की डायमेंशन चेक करें, दोनों हमारी क्या हैं, 1D एरे हैं। तो numpy में डायरेक्शंस या डायमेंशंस को चेक करने के लिए हमारे पास जो कमांड है वो endim कमांड है। अगर आपने कोई एरे बना रखा है उसके बाद आपको एरे के बाद, जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे भी क्या किया था, बी नाम के एरे मैंने क्रिएट की थी। ठीक है, तो b.ending करेंगे तो उसकी डायमेंशंस हमें मिल जाएंगे। और यहाँ पे जैसे आपको पता है कोई भी वेक्टर होता है उसको हम वन डायरेक्शनल एरे भी बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब बात करते हैं, एक और कमांड हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं शेप का। तो a.shape लिखते हो तो a.shape क्या करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने होते हैं उनकी काउंटिंग आपको रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लिया अगर इसमें देखोगे a में कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट, तो a.shape से आपको जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो क्या मिल रही है, 9, और ये यहाँ पे टपल के फॉर्मेट में मिलता है। अगर ये देखोगे तो क्या है, जो है एक टपल है। क्यों, क्योंकि कर्ली ब्रेसेस के इनसाइड जो स्मॉलर ब्रैकेट है उसके इनसाइड इंफॉर्मेशन है और कॉमा से सेपरेट है। अगर मैंने एलियन के इनसाइड हमने ए पुट किया है तो हमें क्या मिलेगा, तो एलियन के इनसाइड भी अगर आप पुट करोगे तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट ही मिल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे अब आपके दिमाग में एक डिफरेंस आ रहा होगा कि शेप से भी वही चीज पता चल रही है, एलियन से भी हमें सेम चीजें मिल रही हैं। तो ऐसा नहीं है, शेप एक्चुअली में 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन का जब डेटा सेट पे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा देखते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे मुझे अगर 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट करनी है तो 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, हमें np.array के इनसाइड पहले एक ये छोटी सी लिस्ट, ये देख रहे हैं ये एक लिस्ट है और एक लिस्ट आपकी ये है। ठीक है, और इसको मिला के अगर ये देखा जाए तो ये एक बड़ी लिस्ट है। तो यहां पे हम लिस्ट ऑफ लिस्ट के टर्म में बात कर रहे हैं। किसके टर्म में, लिस्ट ऑफ लिस्ट के टर्म में। मैं यहां पे आपको मार्क करके भी बता दे रहा हूं कि ये एक लिस्ट हो गई, इसको मैं कह सकता हूं लिस्ट 1, और दूसरी लिस्ट आपकी ये हो गई। ठीक है, तो इसको लिस्ट 2 मार्क कर दिया। और ये जो है ये लिस्ट ऑफ लिस्ट है, जिसमें कितनी लिस्ट कंबाइन है, लिस्ट ऑफ लिस्ट। ठीक है, तो अगर मुझे 2 डायमेंशनल कोई एरे क्रिएट करनी होगी तो मुझे लिस्ट ऑफ लिस्ट np.array के इनसाइड रखनी होंगी। ठीक है, आसान सा है। चलिए, अगर इस प्रोग्राम को मैं करने के बाद अगर मैं इसको रन करते हैं तो रन करने के बाद इसका मुझे आउटपुट मिल जाएगा। तो आउटपुट आपको यहाँ पे दिख रहा है।
अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देनी कि जो लिस्ट है उनके नंबर ऑफ एलिमेंट सब में सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे इस लिस्ट में जो एलिमेंट है 4 हैं, 4, और इसमें भी 4 एलिमेंट हैं। तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए तभी उससे आपकी एक प्रॉपर एरे बनेगा। ठीक है। अब अगर इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे मार्क करके लिख दिया है कि यहाँ पे जो आपका एरे है वो क्या है, रैंक 2 का मैट्रिक्स है ये। ठीक है, जिसकी डायमेंशन भी हम कह सकते हैं 2 हैं, या एक्सेस इसमें 2 हैं। ठीक है, अगर जैसे हम एक्स वाई प्लेन की बात करते थे तो एक्स वाई प्लेन में एक एक्स एक्सेस है, एक वाई एक्सेस है, दोनों को एक्सेस आप बोलो या आप उनको डायमेंशंस बोलो, दोनों सेम चीजें हैं। ठीक है, अब अगर बात की जाए फर्स्ट डायमेंशन एक्सेस की लेंथ कितनी है, 2 है, और सेकेंड डायमेंशन की लेंथ 4 है। इस पर नंबर को समझते हैं। इसमें जो पहली डायमेंशन है उसका लेंथ 2, मतलब इसमें लिस्ट कितनी है, 2 है, और दूसरी पार्ट एक लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, वो 4 हैं। ठीक है, अगर मैं इसका यहां पे चेक करता हूं, जैसे मान लिया टाइप चेक कर ले सबसे पहले, तो मान लिया मैंने बी का टाइप चेक किया, तो जब बी का टाइप चेक करोगे तो यहां पे सिंपल सी बात है, इसको क्या रिप्लाई मिलेगा आपको, एनडी एरे है। ठीक है, अब बी डॉट एनडी करेंगे तो हमें क्या डायमेंशन मिल जाएंगे, तो डायमेंशन इसकी कितनी है, 2 है। बी डॉट सेव करेंगे तो सेव, यहां पे ध्यान देना, सेव आपको मिलेगी 2,4। तो 2 रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ लिस्ट कितनी है और उसके इनसाइड नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सेव वर्क करता है। अगर यही सिंगल डायमेंशन एरे होता तो आपको एक नंबर मिलता। अब बी डॉट साइज अगर करें तो बी डॉट साइज से हमें इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं हमें वो मिल जाएंगे। ठीक है, अगर बी डॉट डी टाइप अगर हम डिफाइन करते हैं तो हमें इसमें जो एलिमेंट्स हमने यूज किए हैं उनको स्टोर करने के लिए कौन सा डेटा टाइप है वो हम लोगों ने यूज किया। यहां पे इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर 32 बिट का है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मुझे कोई 3D एरे क्रिएट करनी हो, तो 3D एरे क्रिएट करने के लिए जो सिंटैक्स हम यूज करेंगे उसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि अगर यहां पे आप एग्जांपल देखोगे तो ये क्या है, एक लिस्ट है, इसको मैंने मान लिया L1 कर दिया। दूसरी लिस्ट आपकी क्या है, ये है, इसको मैंने L2 कर दिया। अब अगर देखोगे तो ये एक क्या है, लिस्ट ऑफ लिस्ट है, इससे क्या बनेगा, एक 2D एरे बन जाएगा। अब ध्यान देना कि ये जो आपकी लिस्ट ऑफ लिस्ट थी, इसको मैं थोड़ा सा और सही कर दूं यहां पे एक्चुअली में, तो आपको और थोड़ा सा क्लियर होगा। लिस्ट ऑफ लिस्ट में ये 2 ब्रैकेट आएंगे यहां तक। ठीक है, अब जैसे कि आपका ये लिस्ट ऑफ लिस्ट है, ऐसे ही एक लिस्ट ऑफ लिस्ट यहां पे है, तो ये एक 2D एरे है और ये एक 2D एरे है। 2 2D मिलके क्या बनाएंगे, एक 3D बनाते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा आपको अलग से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। चलिए, अब मैं यहां पे एक न्यू पेन, अब यहां पे समझना, डायमेंशंस के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, और जैसा हमें डायमेंशंस के बारे में एक्सप्लेन किया गया बुक्स में, बिल्कुल डायमेंशन वैसी नहीं होती हैं। डायमेंशन को चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लिया एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट अपने पैरेलल जब मूव करता है तो उससे एक डायमेंशन क्रिएट होती है। तो जैसे मान लीजिए ये पॉइंट अगर एक डायरेक्शन में अपने पैरेलल मूव कर रहा है, जितने भी पॉइंट हैं सब क्या है, पैरेलल है ना। इस पे अगर कोई दूसरा पॉइंट आएगा तो वो उस पॉइंट के पैरेलल होगा, तो इससे जो चीज बनती है उसको हम बोलते हैं 1D। ठीक है, अब ये 1D बन गया। अब मान लिया ये 1 डायमेंशन की एक लाइन है, ये लाइन अपने पैरेलल किसी तरीके से और बन जाए। जैसे मान लिया अगर देखोगे तो ये लाइनें क्या है, पैरेलल हैं। तो जब 2 लाइन पैरेलल बनती हैं तो उसको मिला के जो चीज बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं 2D। ध्यान से समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जब सिंगल लाइंस पैरेलल मूव करती हैं तो उससे हमारा क्या बन रहा है, 2D बन रहा है। ठीक है, फिर से मैं यहां पे बना दे रहा हूं। मान लिया ये एक लाइन है, ये लाइन अपने पैरेलल, चाहे जितनी आप लाइन पैरेलल खींच दे, कम से कम एक लाइन की हमें रिक्वायरमेंट होती है। अगर एक हमारी सिंगल
लाइन है और उसके पैरेलल हमने एक और लाइन बना दी तो हमारा 2D ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे जो चीज आपको ध्यान देनी है, डायमेंशंस में हमेशा क्या होता है कि अगर एक लाइन अपने पैरेलल किसी भी तरीके से समहाउ एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं तो उससे जो एक जो शेप बनती है उसको हम 2D बोलते हैं। अगर ये देखा जाए तो ये क्या है, एक 2D है। 2D बनने के लिए हमें कम से कम 2 लाइनों की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, अगर ये 2 लाइनें हैं एक दूसरे के पैरेलल तो इनसे जो ये रीजन कवर हो रहा है इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, 2D बोलेंगे। बुक्स में हमें क्या बताया जाता है कि जैसे मान लिया एक ये लेंथ है और एक ये विड्थ है, इसको 1 डायमेंशन बोला जाता है, इसको 2D बोला जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमें एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट में होता क्या है कि जो हमारी डायमेंशंस हैं वो हमने जैसे कि आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे जो आपके मेन जो डायमेंशंस आएंगी वो कुछ इस तरीके से रहती हैं कि सिंगल लाइन, अगर जैसे मान लिया आपका ये एक इंफॉर्मेशन है, मान लिया ये आपका वेलोसिटी या कोई भी डेटा है और वही सेम डेटा उस तरीके का आपका इस तरीके से रखा जाए तो ये 2D बनता है। अच्छा, मान लीजिए ये 2D से आपका एक ये 2D बन गया तो हम 3D बनाने के लिए क्या करते हैं, 3D आपका तब बनता है जैसे मान लिया आपका फर्श है और फर्श के ऊपर पैरेलल एक छत अगर जब बना देंगे तो उसको मैं कोशिश करता हूं कि आपको मैं दिखा सकूं कि ये पैरेलल हैं। तो उसमें हमेशा क्या होता है, जैसे ये जो 3D हम लोग पढ़ते हैं ना, कुछ इस तरीके से जो शेप आप देखते हो इसको 3D बोलते हो। अब इसमें जो इसको थोड़ा सा कलर में चेंज कर दूं, थोड़ा सा डिजाइन दोबारा से बनाते हैं जिससे में आपको ये चीज एकदम से क्लियर हो सके। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है और जब आप ये चीज समझेंगे तभी इस चीज को यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं मान लिया यहाँ पे मैंने एक रेड कलर से मैंने ये एक 2D ऑब्जेक्ट बना लिया, जिसकी 2D के लिए हमारे साथ कंडीशन क्या है कि जब 2 लाइंस एक दूसरे के पैरेलल्स होती हैं तो उससे 2D बनता है। ठीक, अगर हमारे पास कोई भी सिंगल डायमेंशन की 2 चीजें हैं उनको एक दूसरे के पैरेलल आप रख दोगे तो वहां से आपका 2D ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मान लो मैंने यहां से कलर का पेन का कलर चेंज कर लिया और हमने एक ऑब्जेक्ट ये क्रिएट किया। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा और कलर चेंज कर लेते हैं और हम इसको आपस में कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं कि ये 2D कैसे है। तो मान लो हमने इसको इससे कनेक्ट कर दिया, इसको इससे कनेक्ट कर दिया, इसको इससे कनेक्ट कर दिया और इसको इससे कनेक्ट कर दिया। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो रेड कलर का जो सरफेस है वो पैरेलल है ग्रीन कलर के जो सरफेस है आपका। ठीक है जी, आपने ये रेड कलर से ये जो हमने बना रखा है, ये रेड कलर का जो बॉक्स है वो ग्रीन कलर के बॉक्स के पैरेलल है, जिसको अगर रियल लाइफ में आप देखोगे कि जब आपकी छत और जो आपकी फर्श है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। जब ये पैरेलल होते हैं तो उससे क्या जो ऑब्जेक्ट बनता है वो हमारा 3D ऑब्जेक्ट बनता है। तो आई थिंक आपको ये पिक्चर क्लियर हो गई होगी। हमेशा डायमेंशंस जब भी हम बनाते हैं, अगर हमें 4D बनाना होगा तो 4D बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 3D ऑब्जेक्ट हमें रिक्वायरमेंट होंगे और 2 3D ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के पैरेलल रखना होगा। लेकिन ये डिजाइन जिस टाइम और स्पेस में हम लोग रह रहे हैं वहां पे पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहां पे हम 4D की कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए, अगर आपने एक छत मतलब एक फर्श और एक छत मिला के आपने एक कमरा बना भी लिया तो क्या आप इस कमरे को बगल एक दूसरा कमरा बनाते हो और दोनों कमरे को आपस में पैरेलल कर सकते हो? नहीं कर सकते। अगर आप एक फेस को जैसे मान लिया छत के ऊपर छत रख देने से दोनों पैरेलल नहीं हो जाएंगे, क्योंकि उसमें उस केस में केवल एक सरफेस एक दूसरे के पैरेलल आएगा। तो जब भी अगर वो एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे तब आपका ऑब्जेक्ट की डायमेंशन इंक्रीज होगी। तो हम 2 3D को यूज करके एक 4D तो बना सकते हैं, लेकिन उनको समहाउ पैरेलल रखने की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अच्छा एक चीज और, जैसे कि मान लिया कि मैंने जो आपको बताया था ना कि ये एक लाइन है जैसे सिंगल डायमेंशन, और अगर मुझे सेकेंड डायमेंशन बनानी तो मुझे दूसरी लाइन, इन दोनों के बीच की जो पैरेलल डिस्टेंस है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि अगर ये डायमेंशन 1 है और ये डायमेंशन 2 है तो इनके रिलेशन से जो ये बनता है
वो भी, ये भी एक नई डायमेंशन बन रही है। ठीक है, देखिए फिर से समझाता हूं मैं आपको। ये डायमेंशन D1 है, ये भी D1 है, और इस तरीके की जब आप चीजें रखते हैं तो एक डायमेंशन ये बनती है, जो ये रिलेशन बन रहा है नया, इस डायमेंशन और इस डायमेंशन के बीच का रिलेशन। ठीक है, मैं इसको कलर चेंज कर दूं जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। मैं रिमूव कर देता हूं क्योंकि ये चीज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, लेकिन आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगी। मैं कोशिश कर रहा हूं इस चीज को, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। मैंने जैसे बताया, ये एक लाइन हो गई 1D, और ये एक लाइन है आपकी 1 डायमेंशंस की। इनके बीच में जैसे ही आपने ये रिलेशन बिल्डअप किया तो इनके बीच में जो ये लाइन बन रही है, ये एक नया रूल बन रहा है, और इसको भी हम 1D बोलेंगे। तो ये दो पैरेलल लाइन मिलके आपको क्या बन जा रही हैं, 2D बन जा रही हैं। ठीक है, तो ये आपका एक 2D बन जा रहा है। ऐसे ही दो 2D मिलके, ये आपका अगर देखा जाए, ये आपका एक 2D है, और जो यहां पे एक ये रेड है, ये भी आपका, 1 मिनट इसको मैं सही कर दे रहा हूं थोड़ा सा, जिससे आपको क्लियर हो जाए पिक्चर। तो ये भी आपका एक 2D है, दो 2D मिलके एक 3D बना रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये चीज आपको क्लियर होगी। अब मैं चलता हूं अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट पे, और थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर दूं। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो हमने जो डायमेंशंस बनाई है यहां पे, ये एक्चुअली में क्या है, एक 3D ऑब्जेक्ट है। चेक करने के लिए आप क्या कमांड रन करोगे, जैसे आप c.engine करोगे, इससे रिजल्ट मिलके आपको एक रिजल्ट मिलेगा, जो क्या होगा, डायमेंशन, नंबर ऑफ डायमेंशन 3। लेकिन यहां पे समझते हैं, यहां पे अगर देखोगे तो ये एक डायमेंशन, सिंगल डायमेंशन, और ये सिंगल डायमेंशन, दो सिंगल डायमेंशन मिलके क्या बना रही हैं, एक 2D बना रही हैं। ये क्या हो गया, एक 2D हो गया। और ऐसे ही एक ये 2D और ये 2D, इनको जब एक साथ कंबाइन कर दिया गया तो इससे जो ऑब्जेक्ट बना वो हमारा क्या बन गया, एक 3D ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये काम करता है। चलिए, अब इसमें जैसे मान लिया मैंने जो कमांड रन किए, पहले मैंने टाइप चेक किया, फिर डायमेंशन चेक किए, फिर शेप चेक किए, फिर मैंने साइज चेक किया है। ठीक है, और फिर हमने C का टाइप, डेटा टाइप चेक किया। डेटा टाइप चेक करना होगा तो D टाइप लिखना होगा। अगर यहां पे आप देखोगे तो आपको जो रिजल्ट मिल जा रहा है, और हमने साथ साथ प्रिंट C भी किया है। तो सबसे पहले हमें मैट्रिक्स हमें मिल गई प्रिंट होके। मैट्रिक्स कह सकते हो इसको, क्योंकि ये रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन में है। लेकिन हम इसको अगर एक्यूरेटली बोलें तो ये मैट्रिक्स ना बोल के हम इसको एक मल्टी डायमेंशन एरे बोलेंगे, और या कह सकते हैं 3 डायमेंशनल एरे है। क्यों, क्योंकि इसकी नंबर ऑफ डायमेंशन क्या है, 3 है। अब शेप में देखना, शेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। शेप में यहां पे क्या आ रहा है, 2,2,2। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां पे सबसे पहले आपको पता चल रहा है, जो ये 2 है, ये वो बता रहा है कि नंबर ऑफ, या इसको यहां से समझना स्टार्ट करते हैं, इस साइड से। जो ये नंबर है वो ये बता रहा है कि जो सबसे छोटी लिस्ट है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। तो अगर आप देखोगे, ये जो छोटी लिस्ट है इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, जो ये वाला नंबर है वो ये बता रहा है कि ऐसी कितनी छोटी लिस्ट हैं। एक ये लिस्ट हो गई और एक ये लिस्ट हो गई। ठीक है, तो वो नंबर आपको ये बताता है। और फिर ये जो सेकेंड वाला नंबर है वो ये आपको ये बताता है कि इन, जैसे ये छोटी जो लिस्ट है, वैसी लिस्ट मिलके कितनी बड़ी लिस्ट है। तो यहां पे आप देखोगे, क्योंकि देखो पहली डायमेंशन जो बन रही है वो किससे बन रही है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जो पहली डायमेंशन बन रही है वो 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से बन रही। जो लाइंस बन रही होंगी, एक 0 1 के कॉम्बिनेशन से बन रही है, एक 1 और 2 के कॉम्बिनेशन से लाइन बन रही है, एक 3 और 5 से एक लाइन बन रही है, और एक 7 और 13 से एक लाइन बन रही है। ठीक है, तो अगर देखा जाए कि नंबर आप कितने पॉइंट्स हैं जिससे लाइंस बन रही हैं, तो हर जगह 2 पॉइंट से लाइन बन रही, यहां पे भी 2 पॉइंट से लाइन बन रही, यहां पे भी 2 पॉइंट से लाइन बन रही है, और यहां पे भी 2 पॉइंट से लाइन बन रही है। इसलिए ये पॉइंट, ये जो बताता है वो सबसे इनर डायमेंशन पे, जो सबसे नियरेस्ट डायमेंशन है
उसमें कितने नंबर ऑफ पॉइंट हैं वो यहां से क्लियर होता है। दूसरी चीज, ये वाला नंबर कितना बताता है, ये बताता है कि कितनी लाइन को यूज करके एक 2D बना है। तो देखा जाए, एक लाइन ये और एक लाइन ये, इन दोनों लाइंस को यूज करके क्या बना, एक 2D बना। और एक लाइन यूज करके ये और एक लाइन यूज करके एक 2D ये बना। तो देखा जाए तो कितने 2D हैं इसमें, मतलब एक छत हो गई, एक फर्श हो गई। तो वो चीज ये बता रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें जो सबसे मेन चीज है कि सबसे पहले ये वाला जो 2 है वो आपको बताता है नंबर ऑफ पॉइंट्स के बारे में, और ये वाला जो बताता है नंबर ऑफ लाइंस के बारे में कि इसमें एक लाइन है और इसमें आपकी एक लाइन है। और ये वाला जो नंबर है वो आपको नंबर ऑफ सरफेस। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए। मान लिया मैं यहाँ पे पॉइंट्स थोड़े से इंक्रीज कर दूं, मान लिया 3, 4, 7 और 5, इस तरीके से। अब अच्छा बताओ कि जो हमने लाइंस बनाई थी, लाइंस में अगर हम पॉइंट बढ़ा दें तो क्या डायमेंशन पे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा, डायमेंशन हमारी सेम रहेगी। अगर इसका भी चेक करोगे, देखो डायमेंशन सेम आ रही है, केवल क्या चेंज हुआ कि यहाँ पे ये जो नंबर है वो चेंज हुआ। वो ये क्या बता रहा है कि जो नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं इनर डायमेंशन में वो कितने हैं, वो आपके 3 हो गए। अगर इस सब में 4-4 पॉइंट लिख दें तो ये जो शेप है वो चेंज होकर आपकी क्या हो जाएगी, 2, 2, 4 हो जाएगी। ठीक है। अब अगर बात करें कि मैं मान लो इसमें मैंने इसको कॉपी किया, Ctrl+C, और मैंने कॉपी करके मान लिया इसमें मैंने यहां पे पेस्ट कर दिया, और साथ ही साथ मैं यहां पे मैं कुछ पॉइंट भी बढ़ा दे रहा हूं, 4 कर दे रहा हूं, क्योंकि ये चीज समझना आपके लिए जरूरी है। और ये सबसे कंफ्यूजिंग चीज है जो आपको कहीं पे भी रिटन में सही से नहीं मिलेगी। तो इसको थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप इसको समझिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं यहाँ पे 4, और साथ ही साथ मैं क्या करता हूं, मैंने केवल क्या किया कि हर एक एलिमेंट के अंदर मैंने एक पॉइंट इंक्रीज किया है और एक बार मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। तो अब अगर किसी को समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा जरा बताइए कि इसकी डायमेंशंस में शेप और क्या कहते हैं डायमेंशंस पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है। तो मान लिया मैंने यहाँ पे कॉमा और कॉमा के बाद इसको मैंने पेस्ट कर दिया, और इसमें भी सब में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। लेंथ सेम रखेंगे तभी ये डायमेंशन प्रॉपर वर्क करेगी। ठीक है, ये कर दिया। अब मैं इसको अगर रन करता हूं, रन करने के बाद अगर आप देखोगे तो डायमेंशन अभी भी 3 है, लेकिन शेप बदल गई। शेप में बदल के क्या हो गई, 2, 3, 4। 2, 3, 4 इसलिए क्योंकि ये जो 4 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, क्योंकि इतने 4 पॉइंट से मिलके क्या बनेगी, लाइन बनेगी। ऐसी कितनी लाइंस हैं वो आपको सेकेंड नंबर बताता है कि तो कितनी लाइन है, यहाँ पे 3 लाइन है। 2D बनाने के लिए हमें कितनी मिनिमम लाइन की जरूरत होती है, 2 लाइंस की जरूरत होती है। तो ऐसा नहीं कि आपने 3 लाइनें बना दी या 4 लाइनें बना दी, आप नंबर ऑफ लाइंस इंक्रीज करेंगे और पैरेलल में इंक्रीज कर रहे हैं तो उससे डायमेंशन पे कोई फर्क पड़ेगा, डायमेंशन पे नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है, उसके एरिया पे केवल थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। ठीक। और ये जो लास्ट वाला नंबर है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने 2D सरफेस है। तो एक 2D सरफेस ये हो गया और एक 2D सरफेस ये हो गया। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको क्लियर होगा। अगर इसके बाद भी कोई आपको डाउट्स रहता है तो आप कॉल करके भी इसको हमसे पूछ सकते हैं। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा जब हम डेटा साइंस और मशीन लर्निंग की चीजों को करेंगे। डायमेंशंस ऑटोमेटिकली अपने आप में ही थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली चीजें हैं, लेकिन आई थिंक आपको यहां से क्लियर हो गया होगा कि डायमेंशंस कैसे वर्क करते हैं। बाकी इसमें जो नंबर ऑफ जो साइज ऑफ एरे में केवल क्या पता चलता है कि नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट कितने हैं। तो अगर आप देखोगे तो इस जो 12 एलिमेंट यहां पे हैं, 12 एलिमेंट यहां पे, टोटल मिला दोगे तो 14 एलिमेंट हो गए। इनका जो डेटा का जो इस टाइप है वो इंटीजर 32 है। चलिए
अब जैसे मान लिया मैंने आपको बताया था कि अरेंज फंक्शन यूज होता है, किसके लिए यूज होता है? एरे क्रिएशन के लिए यूज होता है। इसमें एक और चीज होती है कि अगर अरेंज फंक्शन के अंदर हमने 1, 10, 2 लिख दिया तो इससे क्या होगा, एक एरे तो जनरेट होगी जिसका स्टार्टिंग पॉइंट 1 रहेगा, लेकिन 10th इंक्लूडेड नहीं होता है। 1 से लेके 9 तक के नंबर जनरेट होंगे और 2 के स्टेप साइज से होंगे, तो 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीके की आपको एरे एक बन जाएगी। दूसरा, कई बार हमारी रिक्वायरमेंट होती है एक पर्टिकुलर स्पेसिंग के साथ एलिमेंट जनरेट करने की। जैसे मान लिया कि हमें ईयर्स का डेटा जनरेट करना है, जैसे मान लो मुझे 1950 से लेके करके देख लेते हैं, मैं आपको यहां पे करके दिखा देता हूं। पहले इस एग्जांपल को एक बार देख लें। np.लीन स्पेस कर रहे हैं, लीन स्पेस के अंदर हमने 0,1,6 इसको अगर आप रन करोगे तो आपके जो एलिमेंट होंगे वो 0 से स्टार्ट होंगे, 1 पे एंड होंगे और नंबर ऑफ जो एलिमेंट हैं वो आपके 6 रहेंगे। ठीक है, तो आसान है। यहां पे अगर आप इसको करके देख लीजिए और रन करिएंगे तो ये आपको चीजें मिल जाएंगे। अगर मैं इसको 2 कर दूं तो क्या होगा, 0 से स्टार्ट होंगे 2 तक जाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 6 ही रह रहे हैं। या अगर मैंने जैसे आपको बताया था कि मुझे मान लिया डेटा जनरेट करना है 1950 से लेके 2000 तक का और 10-10 साल के उस पे किस डिफरेंस पे, तो मान लिया मैंने इसको बी कर दे रहा हूं। ठीक है, और ये यहां पे मैं चेक कर दे रहा हूं 1950, मुझे जाना है सन 2000 तक और 10 की स्पेसिंग से, क्योंकि जब आप ईयर्स की पॉपुलेशन का डेटा कोई प्लॉट कर रहे होंगे तो कई बार इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है इस तरीके। तो इसको अगर हम रन करेंगे तो आपका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, देखो आपका आउटपुट क्या मिल रहा है, 1950 से स्टार्ट हो रहा है और 2000, इसको 2010 कर दो। और 2010 के स्टेप में अगर देखोगे तो 1950 से तो स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है, 2010 तक, और 2010 तक जाने के बाद इसमें जो नंबर ऑफ सैंपल हैं वो कितने आ रहे हैं, 10 सैंपल हैं। इसलिए इसमें स्पेसिंग जो है वो ऑटोमेटिकली पाइथन कैलकुलेट करता है। इसको जरा इसमें सेम चीजें करके देखें, इसमें देखना दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत कॉमन है, उसको समझना है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। मुझे स्टार्ट करना है 1950 से 2010 और यहां पे मैंने स्टेप दे दिया 10 का। अब जरा इसमें देखना है, इसमें आपको डेटा क्या मिल रहा है। अगर इसमें देखोगे तो डेटा क्या मिल रहा है आपका, 1950, 1960, 1970, 1980 और 1990 एंड 2000। ठीक है, तो ये डेटा कभी भी अगर हम कोई पॉपुलेशन का डेटा प्लॉट कर रहे होंगे तो इस तरीके की एरे हमें ऑटोमेटिकली जनरेट करनी होंगी। मान लिया अगर यहां पे आपको जनरेट करने की जरूरत है हर 5 साल पे, तो आप इसको इस तरीके से रन करोगे तो आपको 5 साल पे डेटा मिल जाएगा। मान लिया अगर आपको 1850, मान लिया हमें 1750 से जनरेट करना है और 10 के स्टेप से करना है, क्योंकि इस तरीके की हमें प्लॉटिंग में रिक्वायरमेंट होती है। अब इतने सारे वर्ड आप टाइप करने थोड़ी जाएंगे, क्योंकि इतनी चीजें अगर आप टाइप करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इस तरीके का डेटा जब आपको ऑटोमेटिकली जनरेट करना होगा तो आप अरेंज फंक्शन यूज करोगे। अरेंज फंक्शन हमारे लिए तब यूजफुल है जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है, एंडिंग पॉइंट पता है और हमें कितने के स्टेप से चलना है। लीन स्पेस फंक्शन जब हम करते हैं तो हमें मेन रिक्वायरमेंट होती है, हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है, एंड पता है और नंबर ऑफ सैंपल पता है। क्या पता है, नंबर ऑफ सैंपल पता है। ठीक है, तो मान लिया इसमें नंबर ऑफ सैंपल को मैं थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूं। मैं इसमें 1950 से 2010 तक कितने सैंपल होंगे, 6। अगर 6 करें तो देखो क्या मिलता है आपको, प्रॉपर मिल रहा है। क्यों, क्योंकि 1950 से 2010 तक जाएंगे और 6 स्टेप अगर आप बोलोगे तो क्या होगा, स्पेसिंग जितनी रिक्वायरमेंट है वो पाइथन ऑटोमेटिकली आपको कैलकुलेट कर ले रहा है। तो जैसी रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से हमारे पास फंक्शन है, हम आपको यूज करेंगे। खासकर जैसे मान लिया कभी आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे जो 0 से 5 वोल्ट के बीच में ऑपरेट करते हैं, उसमें आपको अगर मान लिया 1000 सैंपल चाहिए, 10,000 सैंपल चाहिए, तो आप क्या लिखो, 0, 5, 1000। ठीक है, इस तरीके की चीजें हमें करनी। चलिए कुछ और मेथड हैं जिसके थ्रू हम कोई एरे क्रिएट कर सकते हैं, जैसे np.0, np.1, np.full, np.empty, np.ice। इसको देख लेते हैं। np.1 के अंदर हमने देखा जाए तो क्या है,
हमने एक टपल पास किया जिसमें लिखा हुआ है 3,3, तो इससे क्या होगा, एक 2D एरे क्रिएट होगी जिसमें 3 रो रहेंगे, 3 कॉलम रहेंगे और np.1 है इसलिए सारे एलिमेंट आपके 1 रहेंगे। ये एक्चुअली में रॉ डॉट डेटा पॉइंट जनरेट करने के लिए यूज होती हैं। जैसे कभी कभी हमें क्या होगा कि एक सैंपल चाहिए मैट्रिक्स का, तो हमने np.1 किया, उससे हमें जितनी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स चाहिए या डेटा पॉइंट चाहिए वो हम जनरेट कर सकते हैं। np.zeros हमारे लिए सेम तरीके से वर्क करता है, बस उसमें क्या होगा, जो सैंपल होंगे वो जीरोज रहेंगे। np.eyes आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए यूज होता है, इसमें जो डायगोनल के जो एलिमेंट हैं वो 1 1 रहते हैं, इसके अलावा जितने एलिमेंट हैं वो आपके 0 रहेंगे। अगर np.eyes के अंदर हमने 3,2 लिख दिया, इससे क्या होगा, आपकी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जनरेट तो होगी लेकिन इसमें जो डायगोनल होंगे वो केवल 1 1 मतलब 3 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे। जैसे कि मैंने आपको शेप में ही बताया था, शेप अगर इसको जो 2,3 लिखा हुआ इसको आप शेप तरीके समझिए। जब मैंने आपको बताया था ना कि अगर किसी की शेप 3,2 आ रही तो इसका मतलब सबसे पहले आपको पता है, यहां से पढ़िएगा, ये जो लास्ट में ये जो लास्ट वाला नंबर है ये बताता है नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, 2। इसमें भी 2 पॉइंट्स हैं, इसमें भी 2 पॉइंट्स हैं और इसमें भी 2 पॉइंट्स हैं, और ये 3 बताता है उन पॉइंट्स को मिला के कितनी लाइंस बनी है। तो देखो पहली लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन ये हो गई और तीसरी लाइन ये हो गई। ठीक है, चलिए np.diagonal DIAG और उसके अंदर एज ए लिस्ट एलिमेंट पास कर दोगे तो उससे भी एक आपकी मैट्रिक्स जनरेट होगी और उसके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 होंगे। ठीक है, अगर मुझे किसी मैट्रिक्स का केवल डायगोनल पिक करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, np.diagonal A करना होगा और यहां से हम चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कैसे आप इसको यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन गिवन, इसको आप थोड़ा सा रीड कर लीजिए कि जो इसमें NumPy के अंदर डेटा टाइप होते हैं उनका क्या कॉन्सेप्ट है। इसमें बहुत सारे डेटा टाइप हैं आपके, जैसे बुलियन डेटा टाइप है, इंटीजर C है, इंटीजर P है, इनका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे गिवन है। इसको जब हम रन करते रहेंगे तब आपको इसका एक्सप्लेन करते रहेंगे, ये आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, और यहां पे जैसे मान लिया अगर देखा जाए इंपोर्ट NumPy एज NP हमने किया है, फिर उसके बाद np.dtype और dtype के बाद हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो पास की है Simox और np.int8, और इसको अगर प्रिंट करोगे, जो प्रिंट करोगे तो प्रिंट करने के टाइम पे जो यहाँ पे इसका डेटा टाइप है वो आपको I1 इस तरीके से अगर रिप्रेजेंट होके दिखता है तो इसका मतलब समझिएगा कि यहाँ पे जो ये शॉर्ट नंबर्स हैं, जैसे B बुलियन के लिए यूज होता है, I इंटीजर के लिए, साइंड इंटीजर के लिए, U अनसाइंड इंटीजर के लिए होता है, ये सब चीजें हैं। और ये हम लोग पांडास करेंगे तो उसमें और डिटेल में आएगा। आपको बस केवल अवेयर करने के लिए ऐसी कुछ चीजें आपको सिंबल्स दिखेंगे जब आप डेटा टाइप चेक करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया है। इनकी डिटेल में अभी जाने की हमें जरूरत नहीं है, बाद में हम इसको जब मशीन लर्निंग के वगैरह की चीजें या NLP पढ़ेंगे तब यहाँ पे इसको कवर करेंगे। ठीक है, np.zeros 3,3 लिखा तो इससे क्या होगा, 3 रो 3 पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन का एक np.zeros की एक लाइन बन जाएगी। अगर मुझे कोई कॉम्प्लेक्स एरे बनानी है तो मुझे कुछ नहीं, np.array और वहां पे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पुट कर दिए तो उससे आप कॉम्प्लेक्स एरे बना सकते हैं। अगर आपने np.array के इनसाइड कोई बुलियन एलिमेंट ट्रू एंड फॉल्स के टर्म में आपने रिप्रेजेंट किए तो बुलियन एरे आप बना सकते हो। अगर आप उसके अंदर कोई नाम पुट करते हो तो उससे जो आपकी एरे बनेगी वो स्ट्रिंग की एरे रहेगी। अगर इसका डेटा टाइप चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए S6 मिल जा रहा है, इसका बूल मिल रहा है। तो S6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ पे अभी आप अगर देखोगे तो S किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रिंग बाइट के साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब ये चीज आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि इंडेक्सिंग या स्लाइसिंग कैसे होती है और पाइथन में आप चीजें कैसे रीड करेंगे। ठीक है, तो पाइथन में जो पाइथन में भी खासकर जो NumPy के इनसाइड जो रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो कैसे करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।